दोस्तों नमस्कार। क्या हाल है आपके और देश में क्या चल रहा है? यह सवाल हमारा नहीं है, यह सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। देर रात दिल्ली पहुंचे, अमेरिका और मिस्र की यात्रा करके पहुंचे। हवाई अड्डे पर दिल्ली के सांसदों की मौजूदगी थी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी थी। सीढ़ियों से उतरकर जब नीचे आए तो जेपी नड्डा सामने खड़े थे और उन्होंने पूछा, देश में क्या चल रहा है? जेपी नड्डा कोई मंत्री नहीं है और ना ही गृह मंत्री हैं, लेकिन देश में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री अमेरिका में हो या मिस्र में हो, जानकारी तो उनको हर क्षण की रहती ही होगी। लेकिन जिस मिजाज से उन्होंने पूछा होगा और जिसका जिक्र वहां पर मौजूद दिल्ली के तमाम सांसदों ने किया, उसमें मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी थी, उसमें हर्षवर्धन की मौजूदगी थी, उसमें प्रवेश वर्मा थे वहां पर, मनोज तिवारी थे वहां पर, गौतम गंभीर थे वहां पर। लेकिन सवाल तो जेपी नड्डा के सामने था। और उसके बाद सुबह होते ही देश के गृह मंत्री संभवतः माना गया कि मणिपुर का हाल पहुंचाने प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंच गए। थोड़ी सी सुबह और हुई, उसके बाद एक बैठक बुला ली गई और उस बैठक को कहा गया बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर यह बैठक हो रही है। उसमें वित्त मंत्री की मौजूदगी थी, गृह मंत्री की मौजूदगी थी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की मौजूदगी थी और साथ ही शहरी विकास मंत्रालय जो है उसकी भी मौजूदगी थी। कई और मंत्री थे, कई ब्यूरोक्रेट थे, कई सेक्रेटरी थे। हो सकता है सभी से उन्होंने जानना चाहा हो कि देश में चल क्या रहा है और सभी ने क्या क्या कहा होगा। यह तो बड़ी दूर की गोटी है, किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, हमें लगता है कि लेकिन इस देश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को होनी चाहिए। और यह जानकारी चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह दे या ना दे, चाहे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे या ना दे, या कोई मंत्री दे या ना दे, हम ही को देना चाहिए और बताना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन हम बताना शुरू करें उससे पहले एक तस्वीर यह जरूर देख लीजिए, प्रधानमंत्री का आना और महा इंपॉर्टेंट बैठक में शामिल होना। जरा देखिए इसे। तो रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे और उनके स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और साथ में कतार में दिल्ली के वो तमाम सांसदों की मौजूदगी थी जो फूल दे रहे थे। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इसी बीच सीधा संवाद किया था, देश में क्या चल रहा है। जो भी सांसद निकला उसने अपने तरीके से बतलाया, क्या पूछा, क्या कहा गया। प्रधानमंत्री ने उनके साथ जब आज्ञा ली और सुबह हुई तो महा इंपॉर्टेंट बैठक में शरीक हो गए आधे दर्जन मंत्री, आधे दर्जन नौकरशाह। पता नहीं किसी ने बतलाया या नहीं बतलाया देश में चल क्या रहा है, लेकिन अपने मंत्रालय की जानकारी तो देते। तो देश में क्या चल रहा है, हो सकता है किसी मंत्री ने जानकारी दी हो या ना दी हो, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री को दिखाई तो दे गया होगा कि जहां पर वो बैठक कर रहे हैं वहां से महज 5 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर किस तरीके से नकाबपोश बदमाशों ने चलती हुई कार को रोका और तमंचे दिखाकर लूट लिया। यह दिल्ली का आलम है। हो सकता है उन्होंने यह खबर पढ़ी हो या फिर देखा हो टेलीविजन स्क्रीन पर कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से एक नंगी तार पानी में चली गई और उसके करंट से एक महिला की मौत हो गई जो शिक्षिका थी और भरा भूरा परिवार रुदन में तब्दील हो गया। हो सकता है उन्होंने देखा हो और महसूस किया हो कि भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और चंद फरलांग की दूरी पर यह सब हो रहा है। हो सकता है उन्होंने यह भी सुना हो कि अब महिला पहलवान आंदोलन पर नहीं लौटेंगी, यानी आंदोलन खत्म कर रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब सड़क पर नहीं आएंगे, अब कोर्ट कचहरी देखेंगे और सरकार ने जो कहा है उस पर कुछ भरोसा है, इंतजार करते हैं। चुनाव हो जाए तब देखेंगे रेसलर फेडरेशन का क्या होता है। हो सकता है सुना होगा, हो सकता है गृह मंत्री ने जानकारी दी होगी कि लगातार उनके तमाम बातों के कहने के बावजूद मणिपुर में हिंसा रुकी नहीं है और जो आरोप लग रहे हैं उसके दायरे में राजनीति है और राजनीतिक सत्ता इस वक्त बीजेपी के पास है। हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन जब कोई पूछे कि देश का हाल क्या है
तो जाहिर है देश का हाल जानने के लिए इस सरकार के कच्चे चिट्ठे को समझना चाहिए और प्रधानमंत्री के सामने जो लोक लुभावन आंकड़े तमाम नौकरशाह रखते होंगे या उन अच्छे आंकड़ों को रखते होंगे और बुरे आंकड़ों को भी नए नए आंकड़ों के तहत सरकार दिखाती होगी कि देखिए कितना शानदार काम हो रहा है। तो एक जानकारी यह भी आई कि पूछा गया कि पार्टी का क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। तो जानकारी जेपी नड्डा ने दी कि दरअसल 9 बरस की उपलब्धियों को बतलाया जा रहा है, जनता के बीच आंदोलन की शक्ल में चल रहा है। जाहिर है प्रधानमंत्री के माथे की घंटी बजी होगी, कल उन्हें दोबारा भोपाल जाना है, यानी राजनीति की शुरुआत कल से तो उन्हें भी करनी है। वंदे भारत को हरी झंडी दिखलानी है, हो सकता है तो रोड शो भी करना पड़े। एक अलग तरीके के आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में करनी है, अथवा मध्य प्रदेश में भी सत्ता चली जाएगी और यह सरकार की उपलब्धियों को बतलाने से ही होगी। यह प्रधानमंत्री मान चुके हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द के तमाम मंत्री, नेता, नौकरशाह जो भी है सब बता रहा है बहुत शानदार है। लेकिन देश का हाल क्या है? तो देश के हाल का कच्चा चिट्ठा हमें लगता है आज देश की परियोजनाओं से ही खोल दिया जाए। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लेकर सरकार बार बार ताल ठोकती है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसकी रिपोर्ट हर महीने आती है, इस महीने भी आई। और उन्होंने कहा कि दरअसल बीता महीना यानी मई के महीने में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखा वो हैरानी भरा है। हैरानी भरा इसलिए है क्योंकि इस देश में कुल प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं वह 1681 प्रोजेक्ट हैं और उसमें से 814 प्रोजेक्ट्स लेट चल रहे हैं, डिले हो रहे हैं। अब डिले होने का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा ना हो। मसलन प्रोजेक्ट शुरू हो गया है तो उस पर जो खर्चा है वह भी बढ़ जाएगा। और मंत्रालय ने, सरकारी मंत्रालय ने बताया कि दरअसल जो प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, कुल खर्चा हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था वह 24,16,872 करोड़ का था और वो बढ़कर 28,96,947 करोड़ हो गया, यानी 4,80,000 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। हमने उनकी पुरानी रिपोर्ट को हमारी टीम ने टटोलना शुरू किया कि ये तो हर महीने कहते हैं, तो इससे पहले इन्होंने बड़ा आंकड़ा कब दिया था। तो पता चला कि दरअसल बरस भर पहले ये बता रहे थे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुल लागत 20 लाख करोड़ है, जो बढ़ते बढ़ते 24 लाख हुई और बढ़ते बढ़ते अब 28 लाख करोड़ पार कर गई है। तो सरकार के भीतर क्या चल रहा है या इस देश में क्या चल रहा है, सरकार अपनी नाक के नीचे ही देख ले कि क्या चल रहा है। उसके बाद सरकार थोड़ी नजरों को और घुमाए और अगर वाकई देश के प्रधानमंत्री को जानकारी चाहिए और वो कहते हैं कि हम करप्ट नहीं हैं, तो इस देश में पहला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो था वो ILNLS का था। ILNFS के भीतर में तकरीबन 90 से 95 हजार करोड़ रुपया किस तरीके से निकलता चला गया, किसे दे दिया गया, किस रूप में दे दिया गया। नॉन फाइनेंशियल कंपनी होने के बावजूद चीजें इस रूप में गड़बड़ हुई कि तमाम जगहों पर पता चला, इतना पैसा कंगाल बना दिया गया। ILNFS को पैसा निकाला गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जब अमेरिका में थे उस वक्त ILNFS ने दरवाजा खटखटाया NCLT का और कहा देखिए जनाब ऐसा है कि पैसा तो लौट नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल है चलाना, अब आप कुछ काम कीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर में आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया उसमें पैसा नहीं लौट कर आया और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है अब उसके जरिए चीजों को मैनेज किया जाए और यह काम NCLT कर ले तो ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तौर पर चीजों को नहीं संभाल पाती है। तो इसमें नाम जो आया उसमें IFCI, IIFCL, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, झारखंड गवर्नमेंट, सभी का नाम आया और 5,500 करोड़ का एक आंकड़ा रख दिया गया। यह एक सिंबॉलिक रकम है और सिंबॉलिक तरीका है उस पहले स्कैम को लेकर, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारी लकीर खिंचती चली गई। बधावन तक आइएगा तो आप हांफने लगिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो पूछा है देश में क्या चल रहा है, तो देश के भीतर क्या चल रहा है उसमें जानकारी जो NCLT के पास दी गई उसमें कहा गया कि 4 सड़क निर्माण को ही आप समझ लीजिए, जिसमें 5,500 करोड़ लगे हैं। ये बरवा अड्डा एक्सप्रेसवे लिमिटेड, लगभग इसमें 1,817 करोड़,
बालेश्वर खगड़पुर एक्सप्रेस लिमिटेड बीकेईएल 868 करोड़ के लगभग, शकावत रोड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कंपनी लिमिटेड, इसमें तकरीबन 1987 करोड़ रुपए। इसी तरीके से एक पूरी की पूरी फहरिस्त थमाई गई और बताया गया कि क्या चल रहा है। हमें लगा कि प्रधानमंत्री से एक सवाल अमेरिका में पूछा गया था क्लाइमेट चेंज को लेकर भी, और उन्होंने कहा था भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने आप को जीता है और जानता है कि प्रकृति से उसे कितना प्रेम है। लेकिन इस प्रेम का असर जब प्रधानमंत्री मिस्र में थे और वहां से रवाना नहीं हुए थे, उसी वक्त जानकारी आई कि दरअसल दिल्ली से जब आप शिमला की तरफ और उसके आगे जब आप मनाली की तरफ बढ़ते हैं तो मंडी के पास लैंडस्लाइड हो गया। एक बार हो गया ठीक है, प्रधानमंत्री वहां पर सफर पे निकल पड़े और दिल्ली के लिए निकल पड़े, उस बीच में एक दूसरा लैंडस्लाइड हो गया, यानी 20 घंटे के भीतर 2 लैंडस्लाइड हो गए, 2 नेशनल हाईवे बंद हो गए, 300 सड़कें बंद हो गई, लंबा जाम लग गया, लोगों की आवाजाही रुक गई। ये सारी परिस्थिति हमारी क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूकता के मद्देनजर है। ये प्रधानमंत्री को बताया गया होगा कि लैंडस्लाइड तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल है एक बार होने के बाद जब वहां पर बीआरओ काम पर लग गया, सब लग गया, कितनी बड़ी तादाद में लोग फंसे थे, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सोचिए प्रधानमंत्री को जानना है देश में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री के लिए अच्छी खबर यह होगी कि पिछली बार जब वो जा रहे थे तो 2000 रुपए पर प्रतिबंध लग गया, बैन लग गया। लौटाने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री आज पहुंचे तो आरबीआई ने कहा अच्छा अब आप आ गए हैं तो जानिए 2/3 नोट यानी कुल जो 3,62,000 करोड़ रुपए 2000 रुपए का नोट था उसमें से 2,41,000 करोड़ रुपए लौट आए हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आई हो और आरबीआई ने बताया हो कि अब हम कैसे क्या काम करेंगे, लेकिन एक क्षण के लिए फिर सोचिए कि इस देश के भीतर में चल क्या रहा है। इस देश का जो कोर सेक्टर है जिसके दायरे में कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग आता है, फर्टिलाइजर आता है, स्टील आता है, सीमेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, कोर सेक्टर की स्थिति नाजुक है। क्या किसी ने प्रधानमंत्री को बताया या आंकड़े रख दिए? और जब आंकड़े रखे जाते हैं तो कुल मिला के रखे जाते हैं, लेकिन कुल मिला के भी जब आंकड़े रखे गए होंगे तो उसमें 3.5% की जो आउटपुट थी वो नीचे जा रही है। तो क्या प्रधानमंत्री के माथे पर शिकन आई या यह भी नहीं बताया गया, या बताया गया कि दरअसल कोर इंडस्ट्री हर क्षेत्र में कमाल का ग्रोथ कर रही है, ये जानते समझते हुए कि महीने दर महीने कोर जो है 8 सेक्टर उसकी पूरी रिपोर्ट पीएमओ में पहुंचती है। तो क्या प्रधानमंत्री ने देखा इस दौर में कोर सेक्टर का क्या हाल है? और अगर कोर सेक्टर का यह हाल है तो उसके भीतर उन्होंने घुसने की कोशिश की, जानना चाहा कि इंडस्ट्रीज का भारत में क्या हाल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या हाल है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ अभी भी 1% से ऊपर ना बढ़ पा रहा हो, इंडस्ट्री के कारखानों में धुआं निकलना अभी भी काम ना कर पा रहा हो, तो देश में रोजगार मिलेगा कहां से? और प्रधानमंत्री जो रोजगार मेला लगाते हैं, चंद हजार बांटते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनने के दिन से ही अगर देखना शुरू करें और अमेरिका से लौटकर अगर उस फाइल को एक क्षण के लिए पलट लें तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी और सोचेंगे इस देश में इतनी नौकरियां उनके रहते हुए चली गई। वो तो हजारों नौकरी बांट रहे हैं, बकायदा मेला लगाते हैं, दूरदर्शन प्रसारित करता है, इस देश के भीतर का मेन स्ट्रीम जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो लगातार ढोल पीटते हैं। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री को जानकारी होती है? अगर जानकारी है तो दो चीज पर तुरंत गौर कीजिए। जो बीएसएनएल और एमटीएनएल था उसमें बीएसएनएल में जितनी बड़ी तादाद में नौकरियां गई वो संख्या तकरीबन 1,81,000 थी। और एक क्षण के लिए सरकार ने सब कुछ ले लिया, उस समय लिया जब इस देश में जियो की एंट्री हो रही थी। जियो का मतलब अंबानीज का जियो है। और इस देश के भीतर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल का चलता था, लेकिन बीएसएनएल को फिर से जीवित करने की इस दौर में प्रधानमंत्री ने ठान ली है। अच्छी बात है, ठान ली है, लेकिन सवाल तो रोजगार का था। 1,81,000 वहां नौकरियां गई, वहां पर वीआरएस लिया गया। एमटीएनएल में तकरीबन 34,987 नौकरियां गई। लेकिन बात सिर्फ एमटीएनएल और बीएसएनएल की नहीं है और आपकी उस इकोनॉमी का नहीं है जहां आपने जियो को बढ़ाया और वहां पर आप अमेरिका पहुंचे और वहां पर ट्विटर के हेड से मिले और उन्होंने बताया कि स्टार लिंक हम लेकर आना चाहते हैं। और स्टार लिंक का नाम सुनकर ही अंबानीज के होश फाख्ता हो गए
क्योंकि स्टारलिंक का मतलब बहुत साफ है कि उसकी रफ्तार सीधे सैटेलाइट से चलती है, गांव खेड़े में यूं ही पहुंच जाएगी, अलग अलग जगहों पर पोल गाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश के भीतर में वो तमाम, खास तौर से जियो जो इस तेजी से आगे बढ़ा है, ढह के गिर जाएगा और स्पेक्ट्रम का क्या मतलब बच जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको भी भूल जाइए, हम एलोन मस्क का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने स्टारलिंक को लाने का जिक्र किया और उसके बाद स्थिति बड़ी विकट है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है देश में। देश में तो इस बात को लेकर भी बहस है कि जो आप ड्रोन खरीद रहे थे, उस ड्रोन की कीमत जो बताई गई, मीडिया के जरिए निकल कर आई, किसी ने कहा $3 बिलियन में 31, किसी ने कहा $4 बिलियन, लेकिन जानकारी मिली कि दुनिया के दूसरे देशों में वही ड्रोन बड़े सस्ते में मिल गया उनको, तो हमारे यहां महंगे में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यह अलग मसला है कि भारत सरकार जाग गई और देश में क्या चल रहा है, सरकार ने जागते हुए कहा नहीं नहीं, अभी फाइनल डील नहीं हुई है रुपयों को लेकर, यानी डॉलर को लेकर, अभी इस पर जिक्र मत कीजिए, ये क्यों हो गया ऐसे। उसमें एक जानकारी आई कि साकेत गोखले ने बकायदा तमाम डॉक्यूमेंट के साथ सोशल मीडिया और ट्विटर पर डाल दिया, देखिए दुनिया में यह रकम और यहां पर यह रकम। लोगों को पता नहीं क्यों राफेल याद आने लगा, लेकिन भूल जाइए थोड़ी देर के लिए इन सारी चीजों को, क्योंकि जिक्र तो इस बात का है कि यहां पर कमीशन नहीं लिया जाता है, कीमत चाहे जितनी भी दे दी जाए, क्योंकि भारत एक रईस देश है और भारत की रईसी प्रधानमंत्री की रईसी के साथ देखी जा सकती है। करोड़ों रुपए सफर में खर्च हो, कोई बात नहीं, क्या मायने रखता है, नहीं रखता है, लेकिन दोबारा लौटिए उस बेरोजगारी पर जिस बेरोजगारी का हम जिक्र आपसे करना चाहते हैं। सेल में 61,928 नौकरियां चली गई इसी दौर में। प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। एसईसीएल में 29,140 नौकरियां चली गई। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके जरिए इस देश को अनाज दिया जाता है और जिसने अनाज देने से मना कर्नाटक में कर दिया क्योंकि वह एक पॉलिटिकल तौर पर वहां पर अन्न योजना चलाना चाहते थे, एफसीआई ने कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे। लेकिन उस एफसीआई के भीतर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, डूबी हुई है वो। उस एफसीआई के समानांतर अडानीज अलग अलग जगहों पर गोडाउन बना रहे हैं, राज्य सरकारें समझौता कर रही है। उसी एफसीआई में 28,063 नौकरियां इस दौर में चली गई। ओएनजीसी में नौकरी चली गई 21,220, इतनी नौकरियां ओएनजीसी में चली गई। सरकार को पता है, प्रधानमंत्री को पता है क्या हो रहा है। अगर पता है तो क्या उन्हें पता है जिस बैंक को वो लेकर आगे बढ़े ये कहते हुए कि पहले मर्जर करेंगे फिर प्राइवेटाइजेशन की दिशा में जाएंगे, शोर शराबा मचा तो प्राइवेटाइजेशन से हाथ खींच लिए, ठीक वैसे ही जैसे रेलवे में खींच लिए लेकिन कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ठीक वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में हुआ है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उस समय बैंकों में जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो 8,44,454 की थी और आज की तारीख में वो घटकर 7 लाख पर आ गया है। यानी 1,44,000 के लगभग नौकरियां बैंकों में कम हो गई, सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में नहीं। सरकार ने कहा अच्छा बैंक को प्राइवेट करने का जिक्र हुआ तो शोर मचा, उसके बाद लेकिन स्थिति क्या हुई, प्राइवेट बैंकों में 3,10,043 लोगों की स्ट्रेंथ थी 2014 में, लेकिन प्राइवेट बैंकों को इस तरीके से आगे बढ़ाया गया कि आज प्राइवेट बैंकों की स्ट्रेंथ 6,90,446 की है। ध्यान दीजिए, सरकारी बैंक बराबर प्राइवेट बैंक, लेकिन प्राइवेट बैंक के दायरे में जो कंज्यूमर आता है वह शहर का एलाइट कंज्यूमर है, जो पैसे वाला है, और इस देश को संभालने का बोझ इस देश के सरकारी बैंकों पर है। लेकिन वहां पर नौकरियां जा रही है, सरकार को पता है देश में क्या चल रहा है। अगर नौकरियां जाने की यह रफ्तार है तो एक क्षण के लिए सीएजी की रिपोर्ट ही देख लेते। बरस दर बरस हालांकि रिपोर्ट निकलनी कम हो गई, लेकिन फिर भी मंत्रालयों की रिपोर्ट वो बतलाते तो हैं और उसमें जानकारी भी देते हैं कि कितनी सरकारी कंपनी, कितने निगम घाटे में चल रहे हैं। पिछले बरस बताया था कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा के घाटे में 198 सरकारी कंपनियां और निगम हैं। वो 1 लाख करोड़ और बढ़ गया इस बरस जब अगली रिपोर्ट निकल कर आई और 6 मंत्रालयों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं देश में क्या चल रहा है, या ये सारी जानकारी होती ही नहीं है?
उनके इर्द गिर्द का घेरा जो होता है सिर्फ उनकी सुरक्षा के मद्देनजर और उस तमाम परिस्थिति को समझने के लिए जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होता हो। देश के भीतर कोई जानने की समझ और जानने की समझ के साथ समझाने की समझ क्या नौकरशाहों की उस टीम में रहती है या नहीं रहती है, या प्रधानमंत्री सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं और अच्छा सुनने की दिशा में पूछते होंगे वह शौचालय बन गए, सब कहते होंगे बन गए, प्रधानमंत्री खुश। लेकिन उन शौचालयों में पानी है कि नहीं है क्या सोचा गया? एक एनजीओ ने एक रिपोर्ट निकाली और बताया कि जी 80% शौचालयों में पानी नहीं है। जो शौचालय काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनका प्रतिशत अलग है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वहां 80% शौचालयों में पानी ही नहीं है। तो आदमी क्यों जाए वहां पर? एक ही आदमी जा सकता है, उसके बाद वहां पानी डालने कौन जाए? लेकिन अच्छी बात है इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। अब उसके बाद लौटिए 3-4 चीजों पर इस देश के भीतर में जो सच है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई और स्टार्टअप। क्या प्रधानमंत्री को किसी ने बताया कि देश का यह हाल है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ उसकी हो नहीं रही है, रोजगार वहां बचा नहीं है, जो है उनको निकालने की प्रक्रिया में है? क्या किसी ने बतलाया? वहां से निकले हुए लोग अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे को निकाल कर जी रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है? क्या बताया गया? क्या बताया गया कि एमएसएमई सेक्टर के भीतर में तमाम वक्त जो ऐलान किए जाते हैं कि इतने हजार करोड़ रुपए का आपको सहूलियत दी जाएगी, मदद की जाएगी, इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एमएसएमई के बंद होने की तादाद ज्यादा क्यों होती जा रही है और वहां रोजगार खत्म क्यों होते जा रहा है? किसी ने बताया कि 10,000 का आंकड़ा तो पिछले बरस था, कोविड के तुरंत बाद का आंकड़ा था, जो तो बढ़ के लगभग 18,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 18,000 एमएसएमई का बंद होना और 18,000 करोड़ के घाटे की परिस्थिति उनके साथ खड़ी हो जाना, किसी ने बताया? या एक बार मान लिया था कि कोविड काल में 20,000 करोड़ रुपए की मदद दी थी, उसके बाद कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्या वाकई प्रधानमंत्री को पता होगा देश का क्या हाल है? स्टार्टअप्स की क्या स्थिति है? स्टार्टअप्स जो दुनिया के अलग अलग बैंकों से मिलता था, दुनिया में जो मंदी की आहट और खास तौर से अमेरिका में जहां से वो लौटे हैं, और वहां पर जो बैंक इस दौर में बंद हुए दिवालिया और जो स्टार्टअप को पैसा देते थे, उसके एवज में भारत के भीतर जो बैंकों की मीटिंग हुई, आरबीआई ने मीटिंग ली, अभी तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं खुल पाया। क्या प्रधानमंत्री को बताया गया कि देश का ये हाल है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है? इंडस्ट्रियल सेक्टर के भीतर का ग्रोथ क्या है, क्या बताया गया? या 3 और 4% कह के संतोष कर लिया गया, इतना ग्रोथ भी काफी है? लेकिन किसी ने बताया इससे ज्यादा ग्रोथ तो एग्रीकल्चर का हो गया है, और एग्रीकल्चर को लेकर सरकार की कोई बंदिश नहीं रहती है। सरकार ने जहां हाथ नहीं डाला उसका ग्रोथ है, और सरकार ने जहां हाथ डाला वहां बंटाधार है। हम इस बात का जिक्र इसलिए खास तौर पे करना चाहते हैं, 3 कंपनी आईटी सेक्टर की, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। यह तीनों अपने तौर पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और खड़ी हुई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय इन 3 कंपनियों का जो रेवेन्यू था वह $29 बिलियन का था। $29 बिलियन टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो का 2014 में रेवेन्यू था। 2023 में यह दुगना हो गया, $57 बिलियन। इतना ही नहीं, जो तमाम जगहों से इस दौर में सरकार की नीतियों ने लोगों के सामने बेरोजगारी लाकर खड़ी कर दी, इन तीनों संस्थाओं ने कितना संभाला है, और जितना संभाला है उतना इस देश के भीतर में सरकार ने पूरी मशक्कत करके नौकरी नहीं दी जितना इन्होंने दे दी। जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कितनी नौकरियां दी इन्होंने? 2014 में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में काम करने वाले लोगों की संख्या 5,90,869 थी। सुन लीजिए, 2014 में 5,90,869, और 2023 में जब आप लौट के आए हैं अमेरिका और मिस्र की यात्रा करने के बाद, तो ये संख्या 5,90,869 से बढ़कर 12,14,950 हो गई है। इतनी नौकरियां तो गई हैं इस देश के भीतर में, देने का जिक्र कौन करे? और जब नौकरियां नहीं है तो महंगाई पर आपने नकेल क्या वाकई कसी है? आप भरोसे के साथ कह सकते हैं या आंकड़ों को देख के खुश होते हैं कि पिछले महीने ये आंकड़े थे, इस महीने ये आंकड़े हैं? महंगाई और इन्फ्लेशन के मद्देनजर जरा समझिए कि गुड्स पर 4% का बढ़ना, सर्विसेज पर 4.5% का बढ़ना, एजुकेशन सेक्टर में 5.2% का बढ़ना, हाउसिंग सेक्टर में 4.8
परसेंट का बढ़ना, मेडिकल के क्षेत्र में 4.8% का बढ़ना, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 3.7% का बढ़ना, ये सब कुछ इसी दौर की देन है। जिस दौर में आप यात्राओं में मशगूल थे उस दौर में ये चीजें बढ़ती चली गई है। सैलरी जितनी मिलती है और जो खरीदने जाते हैं प्राइस, उसमें -11.1% ये कमी है। इतनी कमी परिस्थिति में लोग, हर परिवार अपने हिस्से में भोग रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, देश का हाल आपके सामने है। कोई मंत्री बताएगा आपको? क्या गृह मंत्री ने वाकई पूरी मणिपुर की रिपोर्ट दी? जो आरोप लगे उसको बताया, जो राजनीति हो रही है उसको लेकर बताया, दिल्ली के भीतर जो अपराध हो रहे हैं उसे लेकर बताया? वह पुलिस भी तो गृह मंत्रालय के तहत है। अगर किसी ने ना बताया तो एक चीज तो इस देश को जानना चाहिए ना, आपकी अमेरिका की यह 7वीं यात्रा थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही आप अमेरिका की यात्रा पर निकले थे। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सरकार ने जो अपने साइट पर, जो प्रधानमंत्री के विजिट्स की साइट होती है, उसमें खर्चा बताया था कि तकरीबन 19 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ था उस 2014 में। फिर आप 2015 में 23 सितंबर से 29 सितंबर तक रहा। एक देश दो देश आप साथ जोड़ लेते हैं, जैसे इस बार आपने मिस्र जोड़ लिया। हमने निकालना शुरू किया 2015 में, 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में। इस बार की रकम तो नहीं आई, लेकिन वह रकम 100 करोड़ हो जाती है। सिर्फ अमेरिकी यात्रा को लेकर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कोई ज़्यादा रकम ये है नहीं, क्योंकि भारत एक रईस देश है और प्रधानमंत्री की रईसी उनके चलने वाले गाड़ियों के काफिले से समझी जा सकती है। ये मत समझिए कि इस देश में बेरोजगारी को लेकर लोग कितने हैरान परेशान हैं। जो अलग अलग सेक्टर का हाल है भूल जाइए इसे। और शायद इसीलिए जो बैठक होती है वो अच्छी बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।